Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 3rd of July 2020 Friday. Inspiration of the day is it's going to be hard but hard doesn't mean impossible. In today's discussion we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. CBI books GVK Group Chief's son for Mumbai airport scam. So now Enforcement Directorate is going to submit the charge sheet against the promoter of GVK group of the companies, many officials of Mumbai International Airport and other officials of Airport Authority of India. And why enforcement directorate is going to submit the charge sheet? Because there is an allegation against all these parties for cheating, fraud and criminal conspiracy under Prevention of Corruption Act. तो बेसिकली जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनी और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ऑल दीज ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व इन द फ्रॉड एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. अगर हम पूरी इस स्कैम की हिस्ट्री पढ़ना चाहें कि स्कैम है जिसमें सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऑफिशियल्स को फिलहाल के लिए चार्जशीट दायर करी जा रही है क्योंकि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया है. अगर हम बात करें टोटल की क्रोनोलॉजी क्या थी इस इवेंट की, क्या कैसा स्कैम था, तो एक नज़र देख लेते हैं. इन 2006 फाइनेंशियल ईयर 2006 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज AAIA एंड जीवीके एयरपोर्ट्स ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया था. उस जॉइंट वेंचर का नाम था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL. इसकी न्यूज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर आपको याद हो तो हमने किस कंटेक्स्ट में न्यूज़ पढ़ी थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा. MIAL के बारे में हम ऑलरेडी एक न्यूज़ पढ़ चुके हैं रिसेंटली. कुछ शेयर होल्डिंग्स को लेकर के इसमें न्यूज़ थी. तो इन दोनों कंपनीज ने AAI और GVK ग्रुप ने MIAL फॉर्म करी 2006 में इन ऑर्डर टू मैनेज द एयरपोर्ट्स ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन और डेवलपमेंट को मैनेज करने के लिए ये जॉइंट वेंचर फॉर्म किया था. लेटर ऑन इस एंटिटी पर एलिगेशन लगे कि इसने करप्शन किया है, जो मनी है उसकी फंड सिफन ऑफ किया है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ. तो इस स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सीबीआई को मिली थी. लेटर सीबीआई हैज़ फाउंड दैट द प्रमोटर्स ऑफ जीवीके ग्रुप इन MIAL were in connivance with the executive of AAI officials and they collectively siphoned off the funds from MIAL for their personal use. तो अप्रॉक्सीमेटली 310 करोड़ का मनी जो पैसा MIAL का सिफन ऑफ किया, यूज़ किया, करप्ट किया फॉर मीटिंग आउट देयर पर्सनल एक्सपेंडिचर. अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए AAI GVK और MIAL के कुछ ऑफिशियल्स आपस में मिले हुए थे और उन्होंने अंडर रिपोर्टिंग करी MIAL के फंड को लेकर के, MIAL की अर्निंग्स को लेकर के. और जो सरप्लस फंड था MIAL का उसको मिसयूज किया टू फाइनेंस द अदर ग्रुप कंपनीज. अप्रॉक्सीमेटली रुपीज 395 करोड़ टू फाइनेंस द ग्रुप कंपनीज ऑफ GVK. तो MIAL का जो एक्सेस या सरप्लस फंड था उसको यूज़ किया स्पेशली अपनी ही ग्रुप कंपनी को फाइनेंस करने के लिए. तो इन्होंने अपने कुछ मनी सिफेंड ऑफ किया अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए और कुछ मनी सिफेंड ऑफ किया अपनी ही खुद की कंपनीज को फाइनेंस करने की. सरप्लस मनी कंपनीज होल्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, उसको यूज़ किया अपनी ही ग्रुप कंपनीज को फाइनेंस करने के लिए, जिससे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में फंड्स के मैनेजमेंट में इस इरेगुलरिटी का क्लियरली पता चला और इसमें तीनों ही एंटिटीज़ के ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है. और इवन अगर रिटेल एरिया की बात करें, जो एयरपोर्ट में जो रिटेल एरिया था वो भी फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को बहुत ही लो रेंटल रेट पर दिया गया. तो इस तरह की बहुत सारी करप्शन और माल प्रैक्टिसेस लाइमलाइट में आई जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया. तो अब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट सबमिट कर दी है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज ऑल्सो गोइंग टू सबमिट इट्स चार्जशीट अगेंस्ट द प्रमोटर ऑफ GVK group of companies and other officials of MIAL and AAI. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज PEVC फंड राइजिंग प्लंजेस 94% इन Q1. कोविड-19 की वजह से जो इंडिया फोकस प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड है स्पेशली
लिमिटेड पार्टनर्स और जर्नल पार्टनर्स, एलपीज और जीपीज, इन सब के थ्रू जो फंड रेजिंग होता है, जो इनका बेसिक बिजनेस है एसेट एलोकेशन का, वो हिट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और अगर बात करें कितना परसेंटेज, द फंड राइजिंग बाय दीज एंटिटीज इन जून क्वार्टर प्लंजेस टू $171 मिलियन। $171 मिलियन था जून के क्वार्टर में। अगर कह सकते हैं कि क्वार्टर फर्स्ट में, फाइनेंशियल ईयर 21 के क्वार्टर फर्स्ट में इनका फंड रेजिंग जो था वो $171 मिलियन था, जो कि 94% कम था इन कंपैरिजन टू द सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। मीन्स फाइनेंशियल ईयर 20 का जो क्वार्टर वन था उसमें यही अमाउंट $2.75 था। तो अप्रोक्सीमेटली 95% का डिक्लाइन देखा गया है। एंड एज पर द एक्सपर्ट, पीई एंड वीसी फंड रेजिंग बाय इंडिया फोकस फंड हैज बीन impacted primarily on account of pandemic and its collateral effects on travel and ability of LPs to do due diligence on GPs। तो इसका जो प्राइम इम्पैक्ट है, जो बेसिक रीजन है, जो मेन फैक्टर है, वो कोविड-19 इंड्यूस इकोनॉमिक लॉकडाउन ही रहा, जिसकी वजह से जो फंड रेजिंग होती थी इंडिया फोकस प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, वो 94% तक डिक्लाइन कर गई है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, बट फिर भी बहुत जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली वेंचर कैपिटल होता है कि वेंचर कैपिटल इज बेसिकली अ कैपिटल invested in a project in which there is a substantial element of risk, typically in new or expanding business। तो जो नए बिजनेस होते हैं जिनमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जनरली अगर बोलेंगे उनका, अगर आप शेयर फ्लोट करेंगे उनके पास अदर फाइनेंसिंग ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते, जैसे शेयर हो गए हमारे, डिबेंचर्स हो गई, सारे बॉन्ड्स हो गए, उनके पास अदर फाइनेंसिंग ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो उस केस में वेंचर कैपिटलिस्ट और वेंचर कैपिटल्स कम एज अ रेस्क्यू। दे इन्वेस्ट इन अ वेरी रिस्की एंड अ वेरी इनोवेटिव बिजनेस और स्टार्टअप्स, जिसमें कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहती या कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। तो वेंचर कैपिटलिस्ट उन्हीं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि जो बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस है, दैट हैज़ अ हाई पोटेंशियल टू ग्रो, तो जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट, उनकी भी प्रॉफिट शेयरिंग ज़्यादा होगी। तो वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली आप उसको अगर कॉमन उसमें समझना चाहें तो इनका बेसिक पर्पस होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं जिनको फाइनेंस रेज करने में मार्केट से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती, चैलेंजेस होते हैं, उनको ये पैसा देते हैं और कुछ प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो अगर हम इस न्यूज़ को बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो क्लियर इंडिकेशन है, अगर वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में के थ्रू फंड रेजिंग जो एक्टिविटी है वो 94% तक डिक्लाइन हो गई है कोविड-19 की सिचुएशन में, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो अभी फॉर्मुलेट नहीं हो रहे, कंपनीज अभी इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी कंपनी ओपन नहीं कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर रहे, कोई भी स्टार्टअप नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में बिजनेस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को लेकर के क्वेश्चन मार्क। अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, नए बिजनेस लग ही नहीं रहे हैं, तो आज जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो उसके सारे प्लान होल्ड पर हैं। तो इट हैज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन द फ्यूचर ऑफ एनी इकोनॉमी। अगर किसी भी इकोनॉमी में स्टार्टअप्स रुक जाएं या स्टार्टअप्स होना बंद हो जाएं, स्पेशली इन एनी डेवलपिंग इकोनॉमी जस्ट लाइक इंडिया या इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे कि इंडिया है, तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा, और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा इंडिकेटर नहीं है। आगे आने वाले टाइम में इट मे हैव द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डिमांड एंड देन जीडीपी ग्रोथ। फंड रेजिंग नहीं हो रही, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा देन इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी देन अगेन डिमांड फॉल करेगी, डिमांड फॉल करेगी देन फिर जो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में कोई ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होगा, तो वो भी अपने प्रोडक्शन बंद कर देंगे, देन अगेन प्रोडक्शन कम होगा, देन अगेन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस तरह की विशेष साइकिल चलती रहेगी। तो किसी भी इकोनॉमी में सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और ऐसा अगर बात करें इस न्यूज़ में तो दिस इज़ नॉट ओनली इंडियन फिनोमिना, इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना, क्योंकि जो
क्रेडिट और इक्विटी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है कोविड-19 की सिचुएशन से। तो उस मार्केट के डिसलोकेशन की वजह से इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली ऑल अराउंड द वर्ल्ड, the asset allocation in global portfolio of LPs has been down. LPs are cutting down fresh commitment as well, क्योंकि LPs जो हैं वो भी अभी फिलहाल इस डोल ड्रम की सिचुएशन में, इस मार्केट डिसलोकेशन की सिचुएशन में LPs are also not very much enthusiastic अबाउट द फंड रेजिंग। तो लिमिटेड पार्टनरशिप हो गया, जनरल पार्टनर्स, इस तरह की कंपनीज फंड रेजिंग प्रोसेस को उन्होंने अभी के लिए होल्ड पर रख दिया एंड दे ऑल कंपनीज आर वेटिंग फॉर economy or the economic conditions to be stabilized before actually they allocate money to the fund। और अगर मंथ बाय मंथ की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के आप जो मंथ हैं फिलहाल सेम 2019 में और इस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप उनका अगर कंपैरिजन करें, द ब्लू इंडिकेट 2019 एंड द रेड इंडिकेट 20। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। इस जून में सेम पीरियड 2019 में जो पीई और वेंचर कैपिटल फंड जो रेजिंग हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली $971 मिलियन हुई थी, जो जून के मंथ में इस फाइनेंशियल ईयर 2020 में -87.5% तक डिक्रीज कर गई है और जो एक्चुअल अमाउंट रहा है वो $121 मिलियन रहा है। Means companies are not raising the funds, companies are not actually ready to take investment from venture capitalists and private equity firms. On the other hand, private equity firms and the venture capital firms are also not very enthusiastic to invest in or to have any decision making on allocation of funds into LPs। और अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें कि जिन्होंने एक्चुअली इस जून के क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जो कि जून में एंड हो गया, उस पर फंड रेज किया, तो कुछ कंपनीज आप देख सकते हैं, आईसीड माइक्रो फंड, आयरन पिलर, बी नेक्स्ट, बेसिक विक्टर्स एंड जेएम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो इस तरह की कंपनीज कुछ कैपिटल रेज कर पाई हैं इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 4, रूरल स्पेंड्स डबल, डिफेंस लैक्स। अगर आपको याद हो तो हमने कई बार इस न्यूज़ को अलग तरीके से डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्रॉफिटेबल एंटिटी हो, नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी हो, एवरी इकोनॉमिक एजेंट इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रूरल इकोनॉमी। हमने कोविड के इम्पैक्ट से लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इस बार भी एग्रीकल्चर की जो क्रॉप होने वाली, जो हमारी जो बम्पर क्रॉप है वो बम्पर होगी। जो क्रॉप हार्वेस्टिंग है इंडिया में वो नॉर्मल मानसून के प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग इस बार हमें भी जो हार्वेस्टिंग होगी वो भी बम्पर होगी, और फार्मर की जिस तरह से इनकम डबल हो रही है, तो अब आगे आने वाले टाइम में रूरल इकोनॉमी, रूरल मार्केट इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कुशन प्रोवाइड करेगा। वी हैव डिस्कस ऑल दीज न्यूज़। तो उसी लाइन में कंपनीज भी ने भी, चाहे वो HUL, चाहे FMCG कंपनीज हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हो, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो, सब तरह की कंपनीज अब रूरल मार्केट पर, रूरल इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। कंपनीज आर नाउ फॉर्मुलेटिंग द डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और बिजनेस स्ट्रैटेजीज टू टैप अप द अनटैप्ड मार्केट ऑफ रूरल इकोनॉमी। उसी लाइन में गवर्नमेंट की भी जो एक्सपेंडिचर है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रूरल इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम बात करें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब का एलोकेशन रूरल इकोनॉमी, रूरल मार्केट में ज़्यादा बढ़ गया है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। ये कौन कह रहा है? ये डेटा रिलीज़ किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGNA डेटा रिलीज़ किया है। उस डेटा में क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने टैक्स कलेक्शन में 40% फॉल के बाद भी फार्मर और रूरल सेक्टर में अप्रैल और मई के मंथ में जो अपना एक्सपेंडिचर है वो डबल कर दिया है। अगर हम क्वांटम की बात करें तो सेम फाइनेंशियल ईयर में, इसी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम पीरियड में, यानी फाइनेंशियल ईयर 20 में यही एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेटली 44,000 करोड़ था, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21 में 91,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो यू कैन सी जस्ट डबल।
और अप्रॉक्सीमेटली डबल। क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो गया है कि प्री कोविड सिचुएशन के पहले अर्बन मार्केट सैचुरेट हो चुकी थी और हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसमें नहीं थी, मोड में नहीं थी। अगर आपको याद हो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा फॉल कर गया था, जो कि मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। उस समय भी कंपनीज और गवर्नमेंट जो थी वो रूरल इकोनॉमी की तरफ फोकस हो रही थी, बट कोविड पैंडेमिक के बीच में गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा सा चेंज हुआ टूवर्ड्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट जब इकोनॉमी दोबारा से रिज्यूम हुई तो कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ने ही फिर से रूरल इकोनॉमी की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। और जैसा कि गवर्नमेंट का टारगेट है, मिशन भी है कि 22 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। क्यों? क्योंकि अब रूरल इकोनॉमी में ही डिमांड ज़्यादा रह गई। अर्बन जो हमारा इकोनॉमी है या जो सिटीज़ हैं वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा अभी नहीं है कि जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनी सर्वाइव कर पाएँ, प्रॉफिटेबल हो सके। रूरल इकोनॉमी में अभी बहुत ज़्यादा जो डिमांड है वो अनटैप्ड है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो उसने अप्रैल और मई के महीने में 10,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है फॉर फूड प्रोविजंस। और वो बहुत ज़्यादा उसके इवन एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उससे भी बहुत ज़्यादा है। एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एलोकेशन हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को वो था 2,000 करोड़ का। बट पिछले ही 2 महीनों में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 10,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है फॉर फूड प्रोविजंस। हालांकि अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब एलोकेशन 2,000 का हुआ था तो 10,000 कैसे इन्वेस्ट कर दिए। डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट रूरल सेक्टर में बढ़ रहा है, फार्म सेक्टर में बढ़ रहा है, तो अगर उनके बजटरी एलोकेशन से ज़्यादा वो स्पेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो वो आ रहा होगा। तो कहाँ से आ रहा है वो? उसकी वजह से हमारा जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो कम हुई है। मीन्स जो हमारा डिफेंस एलोकेशन था उसको कम करके गवर्नमेंट फार्म और रूरल इकोनॉमी या रूरल सेक्टर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है इन ऑर्डर टू इमीडिएटली रिवाइव द इकोनॉमी। तो रूरल सेक्टर में या हमारे फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर की वजह से जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो मई के मंथ में 30% फॉल कर गया इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। The same CGA data tells us that the major defense expenditure in the first 2 months of financial year 21 has been 48,000 crore, more than 25% short of 65 crore in the same period of financial year 20। तो इसी फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें तो 48,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ और उसको कंपेयर करें प्रीवियस हमारे ईयर से, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 20 फाइनेंशियल ईयर से, तो उस टाइम पर ये एक्सपेंडिचर 65,000 करोड़ का था। तो आप देखते थे 65 से सीधे 48 पर हमारा डिफेंस जो स्पेंडिंग है वो फॉल करी है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी चेंज हुआ है। गवर्नमेंट इस समय डिफेंस पर थोड़ा सा अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली तो चाइना बॉर्डर की वजह से ज़्यादा एक्सपेंडिचर आने देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, बट अभी के लिए फ़िलहाल इकोनॉमी को रिवाइव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए रूरल हो गया सेक्टर हो गया, फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब सेक्टर में गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ गई। इवन गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कलेक्शन फॉल किया है इसके बावजूद भी। और ऐसा नहीं है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ही गवर्नमेंट ने बढ़ाई, दोनों तरह के एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर एज वेल एज लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म मतलब रिवेन्यू और कैपिटल हेड्स दोनों में ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया। रिवेन्यू जो होता है वो शॉर्ट टर्म डिमांड रिवाइवल के लिए जल्दी इफेक्टिव होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, फ्यूचर डिमांड को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा इफेक्टफुल होता है। इसीलिए दोनों ही हेड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वल एक्सपेंडिचर कर रही है टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी बाय लीवरेजिंग द रूरल मार्केट। और अगर हम सेम इसी इंफॉर्मेशन को ग्राफ में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं फार्म रूरल सेक्टर टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए। एग्रीकल्चर और रूरल मिनिस्ट्री ने एक्सपेंडिचर इमीडिएटली बढ़ा दिया है। आप ये देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 21 तक का डेटा दिया है, दैट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और ये रहा डिफेंस का एक्सपेंडिचर जो कि किस तरह से फॉल कर रहा है, जिसमें किस तरीके से ड्रॉप देखने को मिल रहा है। प्लान कितना था, कितना ये फाइनेंशियल ईयर 20 में कितना था और फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना है। तो आप देख सकते हैं रिवेन्यू कलेक्शन भी, रिवेन्यू भी में भी एक्सपेंडिचर फॉल किया है, रिवेन्यू हेड में भी डिफेंस में।
कैपिटल हेड में भी एक्सपेंडिचर फॉल किया है, पेंशन में भी फॉल किया है। तो डिफेंस में कंटिन्यूसली एक्सपेंडिचर आपको फॉल होता हुआ दिखेगा। वहीं प्रायोरिटी सेक्टर जो है गवर्नमेंट का इस समय एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। और ये देख सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में पीडीएस रेवेन्यू स्प्लिटिंग, डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पुलिस, एचआरडी, एलपीजी, इनमें कितना फाइनेंशियल ईयर 2020 में और फाइनेंशियल ईयर 19 में कितना एक्सपेंडिचर था, दो कंपैरिजन दिया। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हर सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 19 के कंपैरिजन में एनुअल स्पेंडिंग कम हुई है, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो, डिफेंस पेंशन हो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो, पुलिस हो, एचआरडी हो या एलपीजी हो। देख सकते हैं आप पिछले साल के कंपैरिजन में हर हेड में एक्सपेंडिचर फॉल किया है। और ये है हमारा रूरल सेक्टर की स्पेंडिंग है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर इस फाइनेंशियल ईयर में, और फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो एक्सपेंडिचर रहा वो आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में इंक्रीज कर रहा है, फर्टिलाइजर में भी इंक्रीज कर रहा है, पीडीएक्स में, ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स, हेल्थ, रोड्स, रूरल डेवलपमेंट, इन सारे सेक्टर में पिछले 2 सालों में एनुअल एक्सपेंडिचर जो रहा है, एनुअल स्पेंडिंग जो रही है वो इंक्रीज कर रही है। वहीं हमारा जो अर्बन सेक्टर बेसिकली जो हमारे अदर सेक्टर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एचआरडी, एलपीजी, उनमें आप डिक्रीज देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो गया कि ये टाइम आ गया है कि रूरल इकोनॉमी पर, रूरल मार्केट पर फोकस करना है, और अगर फोकस करना है तो वहाँ पर उनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा, वहाँ पर डिमांड जो है वो रिवाइव नहीं होगी। रूरल इकोनॉमी थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, रूरल जो मार्केट है वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती है। वहाँ पर आपको इम्पल्सिव बाइंग और डिस्क्रिशनरी बाइंग जो हैबिट्स हैं वो कम देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू अर्बन इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, रूरल फार्म्स, इन सारे सेक्टर्स में पिछले 2 सालों में ज़्यादा बढ़ रहा है और इनका एक्सपेंडिचर बढ़ ही रहा है। और इस कोविड-19 पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट का फोकस फार्म और रूरल सेक्टर पर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और ज़्यादा बढ़ गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन टू चेक इन by financial year 23. India is all set to launch its first privately owned train by April 2023, जिसके लिए बिडिंग प्रोसेस अप्रैल 2021 में स्टार्ट होगी। फिलहाल के लिए इंडियन रेलवे ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन RFQ इनवाइट किया है प्राइवेट प्लेयर से ऑन वेडनेसडे टू ऑपरेट अप्रॉक्सीमेटली 151 trains covering 109 routes, and that might have the investment of approximately 30,000 crore. तो अब धीमे धीमे हमें आगे आने वाले टाइम में इंडियन रेलवे में प्राइवेट ट्रेन्स भी रन करती हुई दिखेंगी, जिसके लिए पहला टेंडर अप्रैल 21 में निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन इनवाइट किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। These trains will operate on a revenue neutral model। जो फिलहाल के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी जा रही है रेलवे में, वो रिवेन्यू न्यूट्रल मॉडल के बेसिस पर ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पर आज आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज रिवेन्यू न्यूट्रल मॉडल। बहुत इजी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे रिवेन्यू न्यूट्रल मॉडल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान द RFQ विल बी ओपन टिल सितंबर एंड द फाइनेंशियल बिड विल बी इनवाइटेड फ्रॉम सिलेक्टेड प्लेयर्स बाय February 21। और जितने भी प्राइवेट ट्रेन्स होंगी जो ऑपरेट करेंगी, अप्रॉक्सीमेटली 150 ट्रेन हैं जो 109 रूट को कवर करेंगी, वो उन सारी ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी, जिससे कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिलेगा, जो कि करंटली इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो जितने भी ये ट्रेन रन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर जो रन करेगा ये ट्रेन, इनका कोई भी इम्पोर्ट नहीं होगा, सारी ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगा। और अगर हम बात करें हमारा जो इंडियन रेलवे है, जो हमारा जो रेलवे सेक्टर है, उसका कितना पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 29 में अप्रॉक्सीमेटली 8.4 बिलियन पैसेंजर ट्रैफिक था, और यही ट्रैफिक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक 13 बिलियन तक बढ़ जाएगा।
और फाइनेंशियल ईयर 40 तक ये ट्रैफिक 18 बिलियन तक जाएगा। और जैसा कि हमारी इंडियन रेलवे की जो ट्रेन है वो हमेशा इस बात के लिए उन पर एलिगेशन रखता है कि वो लेट रहती हैं, बहुत स्लो स्पीड में चलती हैं। इंडिया में जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो जापान की जिस स्पीड में चलती है, जापान में ऐसा कहा जाता है कि स्लोएस्ट ट्रेन उस स्पीड में चलती है। तो इस तरह के बहुत एलिगेशन है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो ट्रेन आएंगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगी जो ट्रेन रन करेंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली 160,000 किलोमीटर पर आवर की रेंज से रन करेंगी। 151 स्टेशन प्लान है फिलहाल के लिए, 151 ट्रेन प्लान है टू रन इनटू 100 रूट्स पे। करंटली इंडियन रेलवे के पास 2,800 ट्रेन या मेल या एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि रन कर रही हैं, और इस पैसेंजर 8.4 बिलियन का जो पैसेंजर ट्रैफिक है इसको कैरी आउट कर रही है। इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क और द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो हमारा इंडियन रेलवे अकेले में एक दिन में इतना पैसेंजर कैरी करता है जितने कि कई कंट्रीज की पॉपुलेशन ही नहीं है। और अभी तक गवर्नमेंट की ही मोनोपोली थी, इंडियन रेलवे की मोनोपोली थी, बट आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस मोनोपोली को ब्रेक करने जा रही, जिससे कि हो सकता है जो टैरिफ हैं उनमें कंपटीशन बढ़े और टैरिफ डिक्रीज करे। जो सर्विसेज हैं जिसके लिए इंडियन रेलवे पर हमेशा एलिगेशन लगते हैं कि बहुत पुअर सर्विस है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, तो उन सब में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 10। Trading volume on the rise. The stock market space is emerging as a bright spot amid the economic gloom in the country. अगर हम बात करें NSE, BSE इन सब का जो ट्रेडिंग अमाउंट रहा है इस जून के मंथ में या फाइनेंशियल ईयर के Q1 में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर डबल हुआ है इस बार ट्रेडिंग टर्नओवर इन NSE एंड इन BSE। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही ट्रेडिंग टर्नओवर पिछले साल के कंपैरिजन में डबल हुआ है। द एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिसको हम ADTV भी बोलते हैं, जून के मंथ में ये NSE में अप्रॉक्सीमेटली 61,400 करोड़ का था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 95% ज़्यादा था। BSE में ADTV 5,000 करोड़ रहा है, जो भी पिछले साल जो फाइनेंशियल 2019 था उसके कंपैरिजन में ये डेटा भी डबल है। तो हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही ट्रेडिंग का टर्नओवर भी बढ़ रहा है और ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, एंड दैट इज अ ब्राइट स्पॉट अमिड द कोविड-19 सिचुएशन। इक्विटी, करेंसी डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इन सभी सेगमेंट में विटनेस जंप जो है वो विटनेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो द buoyancy in the stock market, especially in border market, coupled with the entry of new investors, तो बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स आए। न्यू इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए हैं अक्रॉस ब्रोकिंग हाउसेस उसमें 60% न्यू इन्वेस्टर्स हैं। तो न्यू इन्वेस्टर्स की भी एंट्री हुई है। The spurt in volume in June was mainly driven by the market volatility and positive sentiments around mid cap and small cap stocks. तो बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप जो कैप स्टॉक हैं उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट, उनमें ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से ये वॉल्यूम में स्पर्ट या इंक्रीज देखा गया है। और जो करंटली वर्क फ्रॉम होम की जो एक वेव चली है उसकी वजह से भी जो क्लाइंट्स हैं उनको मार्केट से डिफरेंट डिजिटल टूल से कलेक्ट होने में भी ज़्यादा आसानी हो गई है, जिसकी वजह से भी नए इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। वर्क फ्रॉम होम से क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ी है। ऐसे जो इन्वेस्टर्स है, ऐसे इंडिविजुअल्स है, एम्प्लॉय जो कि पहले टेक्नोलॉजी अवर्सिव थे, उनको कंपल्सिव वर्क फ्रॉम होम के कारण उनकी भी टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स के लिए अवेयरनेस बढ़ी है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को अब मार्केट से थ्रू डिफरेंट टूल्स कनेक्ट करना ज़्यादा आसान हो गया है। और इसी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स या पॉजिटिव डेवलपमेंट देखे गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 60% नए इन्वेस्टर्स आए हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि 60% न्यू इन्वेस्टर्स हैं ऑल अक्रॉस द ब्रोकिंग हाउसेस, उनमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं अगर उनकी बात करें तो वो टायर 1 सिटीज़ से नहीं है, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ से आए हैं।
इट मीन्स नाउ यू कैन इमेजिन कि जो ऐसा सेगमेंट जो मैक्सिमम टाइम मार्केट से या स्टॉक मार्केट से दूर रहता था, अब वो भी टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के बारे के कारण या वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी के जो डिजिटल टूल्स की अवेयरनेस हुई है उसकी वजह से अब वो अच्छे से मार्केट से कनेक्ट कर पा रहा है, जिसलिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनका एंट्री बढ़ी है। सिर्फ एक यही टेक्नोलॉजी अवेयरनेस एक यही रीज़न नहीं है, इसके अलावा अदर रीज़न भी हैं। अनसर्टेनिटीज़ भी कई सारी हुई हैं, आप क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत सैलरी भी कट हुई है, कई लोगों को लीव विदाउट पे की पर भी भेज दिया गया, तो उसकी वजह से भी जो अब इंडिविजुअल्स हैं दे आर ऑप्टिंग फॉर अनदर मोड ऑफ अर्निंग। तो उसकी वजह से भी आप ये कह सकते हैं कि ये जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं ये बढ़ रहे हैं। और अगर इसी को हम ग्राफ में देखना जाए इसी ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो कैश मार्केट वॉल्यूम हैज सीन अ शार्प ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रीसेंट मंथ। तो ये एनएससी का एडीटीवी आप देख सकते हैं, लीनियर ग्रोथ है, और ये बीएससी का एडीटीवी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप। KKR to buy 54% in JB Chemicals for rupees 3,750 crore। तो अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR JB केमिकल में मेजॉरिटी स्टेक या कंट्रोलिंग स्टेक होल्ड करने वाला है बाय बाइंग 54% स्टेक वर्थ रुपीज 3,750 करोड़। और रिसेंटली हमने KKR का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा। अगर आपको याद हो तो KKR ने RIL के जियो प्लेटफॉर्म पर भी इन्वेस्ट किया है। रैमकी इन्वायरो जो कि वेस्ट मैनेजमेंट की फर्म है उसमें भी 60% का स्टेक इन्वेस्ट किया है। यूरोकिड्स इंटरनेशनल में 90% का स्टेक में इन्वेस्ट किया है। मैक्स हेल्थ केयर में भी 50% का स्टेक KKR ने खरीदा। तो रिसेंटली KKR का जो इंडिया इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। आप देख लेते हैं अदर न्यूज क्लिप। IISc set to commercialize ventilator for treatment। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको IISc भी बोलते हैं, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट प्राण। तो आप ये याद रखेंगे, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट प्राण किसका प्रोजेक्ट था या किस लिए लॉन्च किया गया था। बेसिकली IISc ने प्रोजेक्ट प्राण PRAANA प्राणा भी आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, प्राण लॉन्च किया है, जिसका जो बेसिक एम है वो एम ये है कि जो कंट्री में इस समय कोविड-19 की सिचुएशन में जो वेंटिलेटर की शॉर्टेज चल रही है, मेडिकल वेंटिलेटर्स की, उसके अगेंस्ट फाइट करना और वेंटिलेटर को की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। So an engineering team headed by faculty members and researcher at Indian Institute of Sciences have successfully completed the prototyping of an intensive care unit grade ventilator, which is now in the process of commercialization. And the code that name has the operation name of this code or this project is Project Pran. And the product is the technology development efforts at Indian Institute of Sciences started in late March to address the shortage of medical ventilator in the fight against coronavirus outbreak। तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी वेंटिलेटर्स हैं उनका वो कॉमर्शलाइजेशन की स्टेज पर आ गए। बेसिकली these types of ventilators are controlled by microprocessor and uses the proprietary algorithm and techniques to bind air and oxygen into the desired ratio। तो ये सारे जो हाइलाइट्स हैं, IISc ने प्रोजेक्ट प्राणा था जिसमें उसने वेंटिलेटर development किए, और those ventilators are actually controlled by microprocessor and use the proprietary algorithm to blend the air with the oxygen in a desired ratio। तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इंडाइसेस रीच 4-month हाई ऑन वैक्सीन होप्स। So stock market indices, Sensex, Nifty, all these have registered the highs of 4 months in the hope of coronavirus vaccine. The benchmark indices ended at a near 4-month high on Thursday as a positive development in the early stage coronavirus vaccine trial relax worries over rising number of cases in home। रिसेंटली जो वैक्सीन की वजह से जो वैक्सीन एक ट्रायल कुछ वैक्सीन के स्टार्ट हुए हैं, तो उस ट्रायल के पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से इंडिया में स्टॉक मार्केट के जो इंडाइसेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी, उन्होंने पॉजिटिव डेवलपमेंट रजिस्टर किया है। वो पिछले 4 महीने के कंपैरिजन में सबसे हाई नॉच पर गया है इस बार। तो अगर वैक्सीन आ जाती है तो उससे मार्केट का क्या लेना देना, मार्केट क्यों अफेक्ट हो रहा है इससे, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। वैक्सीन अगर आ जाती है तो
कोरोना के केसेस जो हैं वो कम होने लगेंगे, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बंद हैं, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, लेबर सप्लाई है, वो सारी जो फैक्टर्स हैं वो रिवर्ट हो जाएंगे और इंडियन इंडस्ट्री स्मूथली काम कर पाएगी। सारे फैक्टर्स जो हैं वो ईज आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी रिवाइव करेगी, मार्केट डेवलपमेंट होगा, कंपनीज की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और जिसकी वजह से स्टॉक बढ़ेगा। सीधा इसका इम्पैक्ट ये है। इसकी वजह से, इस होप की वजह से इंडिया में जो इंडाइसेस हैं उनमें पॉजिटिव डेवलपमेंट रजिस्टर किया गया है पिछले, और ये डेवलपमेंट पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा है। जो बेसिक गेनर्स रहे इस पॉजिटिव रिफ्लेक्शन से वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और टाइटन, एंड द लूजर्स, दोज हु आर द लूजर्स, एक्सिस बैंक, वेदांता एंड यूपीएल। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, प्राइवेट फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन टू चर्गेन बाय 2023। वोकैबुलरी ऑफ द डे इज कॉनिवांस, इट मीन्स मिली भगत। मिली भगत जो कि हमने इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, MIL के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, AIA के कंटेक्स्ट में और GVK ग्रुप के कंटेक्स्ट में इस न्यूज़ को पढ़ा था, जहाँ कॉनिवेंस की बात हमने करी थी कि मिली भगत थी सबकी। कई बार इसको एज अ सिनोनिम्स भी यूज़ किया जाता है उपेक्षा का। उपेक्षा भी मीनिंग आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस भी इसकी कहीं कहीं मीनिंग होती है, या आपको कंटेक्चुअल मीनिंग देखनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।